ETF क्या चीज होती है और कैसे इसमें क्या चीज ये ट्रैक करता है, कैसे इसकी ट्रेड होती है, क्या है बताइए। मान लो आपको ये लगता है कि ऑटो सेक्टर में रैली आने वाली है और आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं कि भाई ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में आप पैसा लगाओ। लेकिन ऑटो सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अब आप पैसा लगाओगे तो किस में लगाओगे। मुझे क्या चीजें वो ध्यान में रखनी चाहिए ये चूज करने के लिए कि कहाँ पे मुझे इन्वेस्टिंग करनी है और किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाना है। गोल्ड सिल्वर जो है वो एक काफी इंपॉर्टेंट एसेट है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसने पीछे हिस्टोरिकली भी ये चीज प्रूव की है और इन फ्यूचर भी आई डोंट थिंक कि इसका कोई रिप्लेसमेंट है। एक ट्रेडर माइंडसेट के बारे में आप थोड़ी सी बताइए, क्योंकि आपने खुद भी ट्रेडिंग की। आपने किसी के रील देखी या कोई वीडियो देखा कि बोला चलो ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, ट्रेडिंग से लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो मैं भी ट्रेडिंग शुरू करता हूं और यहाँ से मैं महीने का लाख रुपए छापूंगा। तो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल ना, ये तो गैम्बलिंग है फिर आप ये तो। बाजार के माहिर के इस खास वीडियो में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक फाइनेंस एजुकेटर के साथ, जो कि स्टॉक मार्केट में पिछले 6 सालों से एक्टिव हैं। और उन्होंने स्टॉक मार्केट में जब आए थे तो शायद उनको उतनी जानकारी नहीं थी, जैसे हो सकता है आपको ना हो, लेकिन फिर इस 6 साल के दौरान उन्होंने खुद भी बहुत सारी चीजें सीखी और अब वही चीजें वो अपने फॉलोअर्स को समझा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस एपिसोड के बाद आपको भी बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बाजार के माहिर के वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जो जर्नी रही है 2020 में, आपने बताया 2020 शायद मेरे ख्याल से उसको बोला जाए तो एक ऐसा मोमेंट था कि बहुत सारे लोग इंडियन स्टॉक मार्केट में आए। नंबर भी यही बोलते हैं कि 2020 से 26, 24, 25 तक कितने लोग स्टॉक मार्केट में आए। बहुत सारे इन्वेस्टिंग के लिए भी आए, बहुत सारे ट्रेडिंग के लिए भी आए, सब पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी जर्नी पूछना चाहूंगा कि कैसे आपने शुरू किया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपकी टीम का, आपका, कि आपने मुझे इस लायक समझा, इस पॉडकास्ट में बुलाया। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी व्यक्ति इस पॉडकास्ट को देख रहा है उसको वो वैल्यू मिले, वो बेसिक फिनेंस जो है उसको स्टॉक मार्केट में आने से पहले पता होना चाहिए, वो यहाँ से सीखे जाए और अपने लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाए। बिल्कुल, हमारा भी मकसद यही होता है कि चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप ट्रेडर हो, लेकिन आपको वैल्यू मिले। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मेरी जर्नी की शुरुआत हुई कोविड से। कोविड में मैं जॉब कर रहा था प्राइवेट सेक्टर में, और वहाँ से कोविड में जैसा कि मोस्टली के साथ हुआ और मेरी भी जॉब चली गई जैसे, तो काफ़ी टाइम के बाद 5-6 महीने के स्ट्रगल के बाद दोबारा से जॉब मिल गई। लेकिन एक चीज़ थी जो माइंड में क्लिक हुई कि यार इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, कि कब क्या हो और तुम्हें कौन उठा के बाहर फेंक दे, कुछ नहीं पता। कि कंपनी वाले आज बोल सकते हैं कि भाई कल से मत आना। तो वहाँ से मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक हुई कि यार कुछ तो ऐसा करना है कि जो अपना खुद का हो। और ये चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रही थी कि यार अपना कुछ करना है। इसी दौरान मैं मार्केट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था, तो तभी से मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक बार मार्केट में ट्राई करते हैं। और वहाँ से मैंने जॉब के साथ ही सीखना स्टार्ट किया। वहाँ से मैंने किताबें पढ़ी बहुत सारी, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी किताबें थी, पॉडकास्ट, यूट्यूब, हर चीज़ मैंने देखी, सीखी वहाँ से। तो लगभग 2 साल तक मैंने खूब सीखा। फिर मैंने प्रैक्टिकली वहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट की, जैसे हर नया ट्रेडर करता है कि वो बिना सोचे समझे वहाँ पे ट्रेड लेता है, गैम्बलिंग करता है, वहाँ पे लॉस बुक करता है। वो सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई। लेकिन विद टाइम प्रॉपर सीखने के बाद में मेरे को 4 साल से ज़्यादा टाइम लगा इवन ब्रेक इवन तक आने में। कि आप, क्योंकि रिटेल ट्रेडर मोस्टली क्या करने की कोशिश करता है कि वो पहले दिन से प्रॉफिट कमाना चाहता है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो 4 साल मेरे को लगे ब्रेक इवन तक आने में, फिर 2 से 3 साल तक लगे मेरे को प्रॉफिटेबल होने में। तो कोविड से जॉब छोड़ने से लेके वहाँ से मैंने स्टार्ट किया सीखना, और आज मैं कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ, ट्रेडिंग भी करता हूँ, इन्वेस्टिंग भी करता हूँ। इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैं काम करता हूँ। तो मेनली ये मेरी जर्नी है। तो जैसे कि आपने बोला कि आपने पढ़ाई की पहले, यस, आने से पहले, लेकिन उस पढ़ाई के बावजूद मतलब आपने सीखने की कोशिश की, आपको लगा कि मैं सीख गया हूँ, 2 साल लगाए आपने, राइट, और फिर भी अपने हाथ जलाए। लेकिन कहीं ना कहीं आज, और खास तौर से जब मार्केट 2024 में अपना ऑल टाइम हाई इसने बनाया,
तब तक मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग आ गए थे जिनको लगता था कि ये तुरंत प्रॉफिट बन जाएगा। कितना गलत माइंडसेट और कितना नुकसान ये दे सकता है, मतलब आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकते हैं। देखिए, मार्केट में अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो मार्केट फेज के अकॉर्डिंग चलता है। जो हम बोलते हैं कि बुल रन आता है तो उसमें नए इन्वेस्टर्स वो ख़त्म हो जाता है तो वो घुसते हैं फिर वहाँ पे, राइट। और फिर उनको लगता है कि जैसे अब पीछे से भागता आ रहा था अब ऐसे ही आगे भागेगा। अब आप अगर देखोगे तो सितंबर 2024 से आई थिंक, तो जो निफ्टी ने हाई बनाया 26,000 के आसपास का, वहाँ पे जो लोग घुसे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। आज भी मार्केट ये देखोगे तो 24,000 के आसपास है। अभी वॉर चल रहा है, अभी थोड़ी सिचुएशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि उस एंगल से अगर हम देखें तो नॉर्मल एक फेज होता है उसमें चलो हम मानते हैं कि अगर वॉर नहीं होता तो मे बी निफ्टी आज 26,000 से ऊपर होता, मे बी 27,000 के आसपास हो सकता था। लेकिन अभी वॉर सिचुएशन है तो निफ्टी 22,000 तक भी गया नीचे, और एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि भाई कितना भी नीचे जा सकता है, इसमें फुल्ली अनसर्टेनिटी है। तो नए ट्रेडर को मेरे हिसाब से अगर हम एज ए इन्वेस्टिंग पर्पज़ से देखें तो इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए तो मैं ये मानता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी है। मार्केट क्रैश जो है वो अपॉर्चुनिटी है। लॉस जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है या फिर डेटा जो बताता है, वो ट्रेडर्स जो है वो सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहा है, पेशेंस के साथ होल्ड किया हुआ है, तो वो एट लास्ट प्रॉफिट में ही बाहर निकलता है सिंपली। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है इसमें कि जो भी बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, मार्केट क्रैश उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कुछ समझ में नहीं आता तो भाई निफ्टी की ETF खरीदते रहो, जितना मार्केट नीचे जाता है निफ्टी की ETF आप खरीदते रहो। मैं तो ये मानता हूँ, मैं पर्सनली ETF इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर आपको म्यूचुअल फंड्स और ये सब ज़्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको म्यूचुअल फंड्स का आइडिया भी नहीं होगा कि कैसे सेलेक्ट करें। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है ये हैं, तो देश की टॉप 50 कंपनीज आप उठा लो, निफ्टी 50 ETF ले लो सिंपली, तो उसमें आप इन्वेस्ट करते जाओ। सिंपल सा प्रोसेस है, अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता तो। ETF थोड़ा सा समझाइए, मतलब जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा ETF होते क्या है। म्यूचुअल फंड तो तब भी पता है कि अलग अलग कंपनियों का एक बास्केट बना हुआ है। ETF क्या चीज होती है और कैसे इसमें क्या चीज ये ट्रैक करता है, कैसे इसकी ट्रेड होती है, क्या है, बताइए। श्योर। देखिए, ETF बेसिकली होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो म्यूचुअल फंड और ETF में क्या फ़र्क है कि म्यूचुअल फंड एक फंड ऑफ स्टॉक्स है जिसे हम बास्केट कहते हैं, तो उसको एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड की बात करें, है ना। ETF क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जैसे कि हम एग्जांपल लें निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 के टॉप 50 कंपनी जो है हमारी, उनको एवरेज मिला के जो निफ्टी 50 इंडेक्स बना है, और उसी का छोटा वर्जन हम कहें, मिनी वर्जन, क्योंकि निफ्टी को डायरेक्ट तो हम खरीद नहीं सकते सिंपली, तो उसका एक छोटा वर्जन है जिसको बना दिया ETF, जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड होता है बेसिकली। और इसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो जैसे जैसे निफ्टी बिहेव करेगा, एग्जैक्टली इसकी समझो कि 99% से ज़्यादा एक्यूरेसी है कि उसी हिसाब से इसके प्राइस में मूवमेंट आएगा। निफ्टी में 1% का मूवमेंट आया है तो फिर ETF में भी 1% का मूवमेंट आएगा, तो उसके हिसाब से ये काम करता है। इसमें इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि सिर्फ निफ्टी का ही नहीं, आपको हर सेक्टर का ETF मिलेगा, आपको स्मॉल कैप का मिलेगा, मिड कैप का मिलेगा, हर चीज़ का मार्केट में ETF है। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी स्मॉल कैप है, मिड कैप है, निफ्टी IT इंडेक्स हो, मेटल इंडेक्स हो, ऑटो इंडेक्स हो, जितने भी सेक्टर्स हैं हर सेक्टर का ETF है। मान लो आपको ये लगता है कि ऑटो सेक्टर में रैली आने वाली है और आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं कि भाई ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में आप पैसा लगाओ, लेकिन ऑटो सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अब आप पैसा लगाओगे तो किस में लगाओगे, तो वहाँ पे आपको काम आएगा कि भाई निफ्टी ऑटो का ETF आप ले सकते हो, जिनकी प्राइस वैल्यू भी बहुत कम होती है, 100 रुपये के आसपास आपको मिल जाएंगे। मतलब किसी का 30-50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, तो एक नॉमिनल वैल्यू रहेगी जिसको कि रिटेल ट्रेडर इजीली बाई कर सकता है। और वो जितने भी ऑटो स्टॉक्स हैं उनका वेटेज के हिसाब से वो बनाया गया है, तो एवरेज ऑटो सेक्टर जितना ग्रोथ, जितना रिटर्न देगा,
उतना ही आपको वो ETF देगा। तो आपको अगर ये लगता है कि भाई आने वाले टाइम में किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ पॉसिबिलिटी है आपके रिसर्च के हिसाब से, या फिर आपने मन बना लिया है कि मेरे को इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो आप उसके ETF ले सकते हो। आप कोई भी ऐप यूज करते हो, जो भी ब्रोकर आप यूज करते हो, उसमें आप सिंपली उस ETF का नाम सर्च करोगे और वहां से आप वो ETF बाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, जब आप बेचना चाहो तो उसको बेच भी सकते हो। बड़ा इजी सा एक प्रोसेस है रिटेल ट्रेडर के लिए। बिल्कुल इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी समझने वाला ऐसा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सबसे सिंपल है ETF। इसलिए मैं पर्सनली इसमें बिलीव करता हूँ और आई होप जो भी नया ट्रेडर है वो इसमें ट्राई करेगा तो उसको समझ में आएगा कितनी आसान चीज़ है। जब आप उस ETF पे क्लिक करोगे तो आपको उसका ब्रेकडाउन दिखेगा वहाँ पे कि इस ETF के अंडर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, किसका कितना वेटेज है। तो वो सारी चीज़ें उसी एक ऐप में, आप जो भी ऐप यूज करते हो सारी चीज़ें वहीं पे हैं। उसने पास्ट में कितना रिटर्न दिया है, उसका वैल्यू क्या है, हर चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी। और मैं लोगों को बता दूं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, और अगर आपको ये ETF जैसा टूल इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जैसा कि महेंद्र जी ने बताया कि ये बहुत सस्ता होता है, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाएंगे, ऑटो सेक्टर की अगर बात की, मारुति की शेयर खरीदेंगे तो 12-13 हज़ार रुपये का होगा इस समय। ETF की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन ETF के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो बाकी वापस मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो आपने ETF एक टूल बताया, लेकिन मनिंदर जी, जो मार्केट ने पिछले मतलब हम फरवरी की ही अगर बात करें, फरवरी से मार्च में जो हालत हुई मार्केट की, हाँ ठीक है वॉर का टाइम है, लेकिन जो इन्वेस्टर भी होता है, मतलब मैं ट्रेडर की बात ही नहीं करूँगा, मैं इन्वेस्टर की बात करूँगा, उसको डर तो लगता ही है, SIP बंद कर दूं अपनी, क्यों लगा रहा हूँ, कब तक गिरता रहेगा। तो इसके बारे में आपका ये सोच कितनी सही है, गलत है तो क्यों गलत है, और इससे नुकसान क्या होता है अगर SIP ऐसे जब भगदड़ मची हो पूरी मार्केट में जैसे बोले, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है ना, मार्केट में अगर आप पीछे का 25-30 सालों का आप डेटा उठा के देखिए, पीछे भी बहुत सारे क्रैश आए होंगे, वॉर्स भी हुए हैं, सारी चीज़ें वही हुई ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे। तो एक रिटेल ट्रेडर के लिए क्या है, रिटेल ट्रेडर को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि जिसकी एक लिमिटेड इनकम है 20-30-50 हज़ार लाख रुपए तक, राइट। और वो उसमें से कुछ 10-15-20% इन्वेस्ट करना चाहता है सिंपली लॉन्ग टर्म के लिए, राइट। तो उसके लिए क्या है, देखो कोई साल आएगा कि आपको हो सकता है निफ्टी 2-4% रिटर्न दे, और कोई ऐसा बुरा साल भी आ सकता है कि नेगेटिव रिटर्न भी देना पड़े, लेकिन उससे अगला साल फिर ऐसा भी आ सकता है कि निफ्टी वहाँ पे 20-25% रिटर्न भी दे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि वो आपका एवरेज रिटर्न जो CAGR हम कैलकुलेट करते हैं वो आपका वहीं 11-12% आपको मिल जाएगा। तो एक चीज़ है कि कोई आप चीज़ खरीद रहे हो, कोई शेयर आप खरीद रहे हो, कोई ETF आप खरीद रहे हो, वो आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। दूसरा है कि आप उसी चीज़ को ज़्यादा प्राइस पे खरीद रहे हो, है ना। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का जो है वो फिलॉसफी क्या है कि अच्छी चीज़ कम भाव पे अगर मिल जाए तो उसको लेके रख लो, लंबे टाइम तक होल्ड करो, जितना कंपाउंडिंग वो देगी कोई चीज़ आपको नहीं दे सकती। तो मैं मानता हूँ कि पैनिक तो बड़े इन्वेस्टर्स को के लिए है कि जिनके हज़ारों करोड़ मार्केट में लगे हैं, उनके लिए एक्चुअल पैनिक सिचुएशन है कि भाई उनको जितना डर है कि उनके हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ साफ हो जाएंगे मार्केट से। रिटेल ट्रेडर के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, वो तो होल्ड कर सकता है, उसको तो पता है कि मेरे को 15-20 साल तक इसको होल्ड करना है, तभी तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट उसको दिखेगा। SIP अगर हम देखें बेसिकली तो वो किस चीज़ के लिए बनी है, SIP है कि भाई हर महीने आप थोड़ा थोड़ा डालो, लेकिन उसको 15-20 साल होल्ड करो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो उसका फायदा भी आपको तभी मिलेगा। एक बंदा है जो महीने का 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, एक बंदा है जो महीने का सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन 10-15 हज़ार वाला मान लो 20-25 साल कर रहा है और 1 लाख वाला सिर्फ मान लो 5 साल किया। तो लेकिन कंपाउंडिंग का इफेक्ट आप देखोगे तो कम पैसे से भी उसके कंपेरेटिवली उसका रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने 20-25 साल तक उसको होल्ड किया है। अब रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पेशेंस नहीं, सबको 10,000 का 1 लाख करना है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखो किसी भी बिजनेस में आप जाओगे
तो आपको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है 5%, 10%, 20%। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको 3 चीज़ें बताई कि निफ्टी 50 है मान लो, निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप है। अब रिटर्न के कंपैरिजन में आप देखोगे तो स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा एवरेज, मिड कैप में उससे थोड़ा कम, निफ्टी 50 में उससे भी कम। लेकिन रिस्क भी वही है, निफ्टी 50 में देश के टॉप 50 कंपनी है तो कम रिस्क है, मिड कैप में थोड़ा सा ज़्यादा है, स्मॉल कैप में और ज़्यादा रिस्क है लेकिन ग्रोथ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। निफ्टी 50 में देखेंगे तो रिलायंस है तो ऑलरेडी 20 लाख करोड़ की कंपनी है। हम ये नहीं कहते कि ये 5 गुना हो नहीं सकती, हो सकती है 5 गुना, क्योंकि अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, जो IMF का डेटा है उसके हिसाब से वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इंडिया 2026 में भी 6 से 7% की ग्रोथ वहाँ पे शो हो रही है, जो बाकी किसी कंट्रीज़ की नहीं है। तो अगर इसी रफ्तार से हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है तो ऑफ कोर्स रिलायंस जैसी कंपनी भी 5 गुना नहीं 2-3 गुना हो सकती है आने वाले टाइम में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड है। उसी के कंपैरिजन में अगर कोई स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी है जिसका कि मार्केट कैप ही 5,000 करोड़ 20,000 करोड़ है, तो वो वहाँ से 10 टाइम्स होना उसके लिए आसान है अगर उस सेक्टर में फ्यूचर है, वो जिस पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनी है उसमें फ्यूचर है। अगर हम जोमेटो का ही एग्जांपल ले लें, जोमेटो ने भी क्या किया, जोमेटो किसी ने सोचा था कि भाई मतलब वो 2 लाख 3 लाख करोड़ की कंपनी हो जाएगी इतनी फास्ट। तो सेम कहानी है। रिटेल ट्रेडर को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी म्यूचुअल फंड आप कर रहे हो, ETF में आप कर रहे हो, सिलेक्शन के टाइम पे आप अच्छे फंड अच्छे ETF आपने सेलेक्ट कर लिए, हर महीने SIP करो, उनको कंटिन्यू इन्वेस्ट होने दो और उनको 15-20 साल तक होल्ड रखो। सिंपली आप चाहो तो अपने लिए गोल सेट कर सकते हो पर्टिकुलर फंड का कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म भी आप बना सकते हो कि भाई आपको मान लो 5 साल बाद रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप एक सेपरेट फंड बना सकते हो ताकि उसको आप निकाल सको। तो ये प्रोसेस आई थिंक सबको फॉलो करना चाहिए। तो जैसे कि आपने बोला कि इन्वेस्टिंग आपको शुरू करनी है तो 2 चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, एक तो पेशेंस और ऊपर से आपका चॉइस ठीक होना चाहिए। अब रिस्क एनालिसिस की बात करते हैं, क्योंकि आपने बता दिया कि तीन तरह की कंपनीज हैं मार्केट में, चाहे आप म्यूचुअल फंड में करें, चाहे नॉर्मल शेयर्स में इन्वेस्टिंग करें या ETF के जरिए इन्वेस्टिंग करें, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब इसके रिस्क भी आपने बताए कि लार्ज में सबसे कम है, स्मॉल में सबसे ज़्यादा है। तो अब आप बताइए कि कैसे मैं ये डिसाइड करूं, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि रिस्क अवर्जन, रिस्क मैं अपना कैसे कम करूं, कि मुझे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ये चूज करने के लिए कि कहाँ पे मुझे इन्वेस्टिंग करनी है और किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाना है। ओके, देखिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर इन्वेस्टर को स्टार्टिंग में जब वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आती हैं मेनली, तो अगर हम देखें इक्विटी इन्वेस्टिंग की हम बात करें तो उसमें हम ले लेते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड करें चाहे ETF करें हम, तो उसमें हमारी 2-3 कैटेगरी आ जाती हैं, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप हमारा हो गया। उसके अलावा गोल्ड सिल्वर जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसने पीछे हिस्टोरिकली भी ये चीज़ प्रूव की है और इन फ्यूचर भी आई डोंट थिंक कि इसका कोई रिप्लेसमेंट है। गोल्ड फ्यूचर हो गया। अभी क्रिप्टो एक नई चीज़ है और अलग, कि उसको भी हमें अपने पोर्टफोलियो में कुछ परसेंटेज देना चाहिए। तो आई थिंक ये 4-5 चीज़ें हैं मेनली जो कि हमें पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। इसके अलावा फिर हम स्टॉक्स की अगर बात करें तो वो भी एक पोर्शन आता है, राइट। तो ये हमारे पास लगभग 6 चीज़ें हो गई जी। तो इसको अब हम किस हिसाब से डिवाइड करें, मेन हमारा सवाल है ये। तो जो बिल्कुल सेफ खेलना चाहता है कि भाई मेरे को कोई रिस्क लेना ही नहीं है, तो उसके लिए तो सिंपली है कि भाई क्रिप्टो से आप दूर रहो, सिंपल। क्योंकि अभी तक जो रेगुलेशन सर जो भी चीज़ें हैं उसमें है कि भाई रिस्क उसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसको बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, क्रिप्टो को आप बाहर रखो, ठीक है। गोल्ड सिल्वर को आप पोर्टफोलियो में रखो और आप SIPs करो। तो अपने पास अब 5 चीज़ें बच गई सिंपली। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ समझ नहीं आता 20% 5 चीज़ों में आप 20% ले लो। जैसे कि हमने निफ्टी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के ETFs बताए, ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर के भी ETF हैं, तो वो भी आप बाई कर सकते हो सिंपली अपने ऐप से।
तो सेम प्रोसेस 20% आप ओवरऑल 100% में से अपना कर सकते हो कि हर महीने मेरे को 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो 2-2 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट कर दो, तो एवरेज जो रिटर्न रहेगा वो आपका एक डिसेंट रिटर्न रहेगा। कोई एक एसेट डाउन परफॉर्म भी करता है तो ओवरऑल जो है वो आपकी रिटर्न को सही रखेगा। तो जिसको बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन, बोला मेरे को बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं अपने काम में बिजी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ताकि लॉन्ग टर्म में मैं ठीक ठाक अपने लिए एक पोर्टफोलियो बना सकूँ, एक फंड बना सकूँ। ठीक है। और अगर मैं रिस्क ले सकता हूँ, अगर अभी तो मैं यंग हूँ, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक ठाक मेरी सैलरी है, 20-25-30 हज़ार रुपये मुझे मिल रहे हैं और कोई इमीडिएट कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो फिर अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं थोड़ा सा, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना पोर्शन जो है वो स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। कि आप यंग है और आपने जस्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है, तो लार्ज कैप को आप थोड़ा कम कर सकते हैं, मतलब कि सिर्फ 10% आपने लार्ज कैप में रखा। मिड कैप स्मॉल कैप में आप जो है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा रखिए। क्रिप्टो को आप ऐड कर सकते हैं, मैं कहूँगा कि 10% क्रिप्टो को आप लार्ज कैप की जगह रिप्लेस करके 10% क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कीजिए। क्रिप्टो में भी हम बात करें टॉप कॉइन्स की तो बिटकॉइन, इथीरियम है, सोलाना, कार्डानो, जो भी टॉप 5 से नीचे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे देखे तो ऊपर देखे तो बिटकॉइन और इथीरियम है। तो सिंपली आजकल उनके भी ETFs अवेलेबल हैं, या आप वैसे स्पॉट प्राइस बाई करना चाहें, अपने वॉलेट में रखना चाहें, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे आप ले सकते हैं। लेकिन इसकी नॉलेज आप एक बार जरूर लें, इसके बारे में पढ़ें, देखें, समझें, उसके बाद इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ही इसमें पोटेंशियल है। क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट्स की बात करें या वर्ल्ड के हम बात करें, बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो क्रिप्टोज होल्ड करते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो वो मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो इतने लाख करोड़ के पैसे मैनेज करते हैं, तो उनको पता है कि इसमें पोटेंशियल है। तो हम भी इसमें एक छोटा सा पोर्शन जो है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ताकि जो रिटर्न मिलेगा तो वो हमारा एवरेज रिटर्न को कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा। और हमें ये नहीं होगा कि फोमो में कि यार हमने मिस कर दिया था, और बाद में जब हम मान लो बिटकॉइन $1 मिलियन पहुंच जाता है, अगर जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है, काफ़ी सालों से कह रहे हैं कि भाई बिटकॉइन आने वाले टाइम में $1 मिलियन तक पहुंच सकता है। अभी मान लो कि 1,21,000 आई थिंक के आसपास लास्ट हाई गया होगा, और अभी बहुत नीचे परफॉर्म कर रहा है, 65 के अप्रोक्स आई थिंक, या 70 के आसपास होगा अभी। तो अभी से अगर हम देखेंगे तो $7 लाख तक भी पहुंचता है, तो यहाँ से 10 टाइम्स रिटर्न है। बट डिस्क्लेमर यही है इसका कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, जाने को कोई भी टाइम यहाँ से 10 टाइम, मतलब कोई भी एसेट 10 टाइम्स 15 टाइम्स जा सकता है। बट अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए, उसको समझते हुए, सबसे मेन चीज़ है आपको उस चीज़ में, उस एसेट में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। भगवान आके आपको कह दे कि भाई ये यहाँ से दोगुना होने वाला है, फिर भी आपको जब तक उसकी समझ नहीं है कि ये क्या है एक्चुअल में, कैसे काम करता है, जो इसकी नेगेटिव साइड है, वो जब तक आपको पता नहीं है कि मेरे को कितना लॉस हो सकता है और क्या आप वो लॉस सहन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, आज की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कोई भी एसेट, कोई भी कंपनी आप जिसका आज हम सोच भी नहीं सकते कि ये कभी डूब सकती है या ये इतना डाउन परफॉर्म कर सकती है, वो भी हो सकता है। क्योंकि कल को क्या मुसीबत आ जाए, क्या कुछ हो जाए, किसी को नहीं पता। तो इसलिए अपना रिस्क आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका हिस्टोरिकली तो आपको देखना ही देखना चाहिए। उसके साथ साथ फ्यूचर में ज़रूरी नहीं है कि जो रिटर्न इसने पास्ट में दिया है वो फ्यूचर में भी दे। तो इसके लिए आप अपने रिस्क को पहले समझें और उसके बाद में उस प्रोडक्ट के बारे में, उस एसेट के बारे में समझ के और फिर आप इन्वेस्ट करें। बिल्कुल, मतलब कोई भी एसेट हो उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे आपको नहीं करना चाहिए। सुनने पे कोई कह रहा है तो नहीं करें, अपने आप अपना उसका बैकग्राउंड चेक करें, उसके बारे में पढ़ें, समझें क्या है। ठीक है सर, ये तो हो गई इन्वेस्टिंग की बात। हमने बात कर ली कि किस तरीके से आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है और अपना रिस्क समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कितने तक का लॉस झेल सकते हैं, है ना, नुकसान झेल सकते हैं। अब सर थोड़ा सा हम ट्रेडर्स की बात कर लेते हैं। 23, 24 और कुछ हद तक 25, मतलब ट्रेडर्स का एकदम बम था पूरा का पूरा मार्केट में।
हीरो जीरो सब चल रहा था। लेकिन कहीं पिछले एक साल में चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं। ट्रेडर्स, जहाँ सेबी ने भी काफ़ी सारे नियम सख्त किए हैं, ऊपर से ट्रेडर्स भी थोड़े से कम हुए मार्केट में। तो एक ट्रेडर के लिए आपका अभी जो मार्केट है और जिस तरीके से मार्केट रहा, क्योंकि शायद आप भी 2020 के बाद पहली बार इस तरीके का बेरिश मार्केट देख रहे हैं। राइट 2020 के फॉल के बाद पहली बार बेरिश है, सबके लिए पहला साइकिल है। तो एक ट्रेडर माइंडसेट के बारे में आप थोड़ी सी बताइए, क्योंकि आपने खुद भी ट्रेडिंग की है। राइट। सो ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में जब हम बात करते हैं, हम सक्सेसफुल ट्रेडर्स को पढ़ते हैं। तो रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी थी, ट्रेडिंग इन द जोन। सो उस किताब में एक जो सबसे मेन चीज़ है सीखने वाली, स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं या पिछले कुछ टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस में, तो उनके लिए एक ही लाइन की वो है कि ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जब वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है तो आप ऐसा क्यों कोशिश करते हो कि मेरा हर ट्रेड जो है वो सही जाएगा? और प्रोबेबिलिटी भी ऐसा नहीं है कि आप 5 ट्रेड में से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। आपको ये मानो कि अच्छे 100 ट्रेड्स चाहिए एंड उसकी प्रोबेबिलिटी जब आप निकालते हो देन यू कैन डिफाइन कि ये आपका सेटअप है, जो भी सिस्टम, जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो वो सही है, गलत है, उसका कंक्लूजन आप तभी निकाल पाओगे। राइट। माइंडसेट की बात करें तो देखिए, इसमें भी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप जितना सीख सकते हैं ना, पहले उतना सीखिए। ट्रेडिंग, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए 2 चीज़ें लगती हैं सबको। सबसे पहला टाइम और दूसरा लॉस। बिना लॉस लिए मैं नहीं मानता पर्सनली कि कोई बंदा जो है वो चीज़ें सीख सकता है, क्योंकि जो गलती करके, जो लॉस लेके जो चीज़ सीखता है, जो याद रहती है, जो पता है कि उसको रूल फॉलो करना है, वो सिर्फ पेपर ट्रेडिंग से या सिर्फ किताबें पढ़ के या सिर्फ कोर्स देख के, यूट्यूब वीडियोस देख के वो बंदा नहीं सीख सकता। प्रैक्टिकली जब वो ट्रेड लेगा तो जो उसकी रियल हार्ट बीट होती है, जो उसके इमोशंस होते हैं, और उस इमोशंस में जो गलत ट्रेड लेता है फिर उनसे सीखता है, तो वो चीज़ है। और दूसरा टाइम। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है, आपको कोई ट्रेडर नहीं मिलेगा कि जिसने स्टार्ट किया और 1-2 महीने में उसको प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया और वो जीरो से हीरो बन गया। राइट। सब ने सालों दिए मार्केट में, उसके बाद जाके वो उस लेवल पे पहुंचा है। आप आज सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं तो वो उनकी सक्सेस देखते हैं सिर्फ, कि ये बंदा इस गाड़ी में घूम रहा है, ये पैसे उड़ा रहा है, ये सब शो ऑफ जो है वो लोग देखते हैं। बट आप उनकी बैकग्राउंड देखो, उनका जो स्ट्रगल है वो अगर देखोगे कि उस बंदे ने कितने साल दिए मार्केट में, आपको पता भी नहीं होगा कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं कि उन्होंने कितना लॉस लिया, आपको तो कोई आइडिया नहीं होगा। राइट। तो आपको पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है कि लाइक अदर स्किल्स, जो भी आप पढ़ाई करते हो, कॉलेज में हम 12th तक पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी जॉब्स की तैयारी करते हैं, फिर जाके हम जॉब करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, फिर जाके वो 40-50 हज़ार की जॉब आपको मिलती है। आपने कितने साल वहाँ पे लगाए हैं, तब जाके आपको एक वो इनकम मिलती है। तो आप ट्रेडिंग में कैसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपने किसी की रील देखी या कोई वीडियो देखा कि बोला चलो ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, ट्रेडिंग से लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो मैं भी ट्रेडिंग शुरू करता हूं और यहाँ से मैं महीने का लाख रुपए छापूंगा। सो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल ना, ये तो गैम्बलिंग है फिर आप ये कहो। सो गैम्बलिंग से पैसा नहीं आएगा सिंपली। तो हम 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पहले की ट्रेडिंग में लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, राइट, और फिर थोड़ा कुछ रूल्स जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर फॉलो करते हैं। राइट। तो मिस्टेक्स की हम बात करें तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि ट्रेडिंग में लोग जो हैं वो एक फेक होप लेके आते हैं सिर्फ कि मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी यहाँ से, जो कि सरासर झूठ है। आप लाइक एनी अदर बिजनेस, आप एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी जब आप प्रॉफिटेबल वाली जर्नी में आओगे तब। उससे पहले आपको ब्रेक इवन तक पहुंचना पड़ेगा और उससे भी पहले आपको लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लिमिटेड लॉस आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मेरी औकात जो है वो 10,000 लॉस लेने की है, तो भाई आप 2,000 या 5,000 की कैपिटल ही लाओ।
क्योंकि जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो ये मानो कि वो जीरो होना ही है, 99% वो जीरो होना है। कोई भी बंदा ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है ना, बिल्कुल, तो वो जो भी कैपिटल लेके आएगा आप ये मानो वो जीरो होना है। कोई रेयर कोई बंदा होगा जो कि पहली कैपिटल लाए और उससे ही मतलब वो जीरो से हीरो बन जाए, राइट। तो जब आप 5,000 रुपए की कैपिटल से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते तो मेरे भाई 5 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ आप जितने भी लाओ वो सब जीरो होना है। तो इसलिए पहले आपको पढ़ना है, आप कहीं से भी पढ़ो, आप यूट्यूब से सीखो, आप किताबें पढ़ो, सब कुछ आप सीखो। उसके बाद प्रैक्टिकली आपको एक छोटा कैपिटल लेना है, ठीक है। 5,000 रुपये आपने कैपिटल ले लिया, जिस भी एसेट में आपको ट्रेड करना है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी ट्रेडर्स से मैंने बात की है, तो कहीं ना कहीं हर ट्रेडर ने सारी चीज़ें ट्राई की हैं। उसने इक्विटी में भी ट्राई किया है, उसने स्विंग में भी ट्राई किया, उसने ऑप्शन बाइंग भी की है, उसने सेलिंग भी की है, उसने फ्यूचर भी किया है, सब कुछ उसने किया है। लेकिन हर बंदे का अपना एज होता है। हो सकता है आपको स्विंग ट्रेडिंग में मज़ा आए, आपको उसमें आपकी अच्छी ग्रिप बने, आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। आप किसी बंदे की ऑप्शन बाइंग में हो सकती है, किसी की ऑप्शन सेलिंग में हो सकती है, ठीक है। तो जो आपको समझ में आता है स्टार्टिंग में, जो आपको समझ में आता है आप उसमें ट्राई करो। एक लिमिटेड कैपिटल लो, 5,000 रुपये की कैपिटल के साथ एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स आपने बनाया। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो, आपने खुद बनाई हो या फिर इंटरनेट पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड करते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हो आप, फेयर वैल्यू, लिक्विडिटी गैप, पता नहीं 70 चीज़ें हैं मार्केट में। जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा समझ में आता है, आप कोई भी एक कॉन्सेप्ट उठा लो, कोई भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप उठा लो, उस पर प्रैक्टिकली आप लाइव मार्केट में ट्रेड करो। आप चाहते हो अगर तो पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हो, 1 महीना 2 महीना पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, बट रियल इमोशन जो आएंगे वो आपको रियल कैपिटल से करोगे तभी आएंगे। वो सिर्फ आप ऑर्डर एग्जीक्यूशन वो सब करने के लिए कर सकते हो, बाकी रियल एक्सपीरियंस आपको लेना है कि आप कितने रूल्स फॉलो करते हो, तो वो रियल पैसा जब आप लगाओगे तब आएगा। तो उसके साथ आपने सेट ऑफ रूल्स बना लिया, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो भी सेट ऑफ रूल्स है उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो। तो मान लो महीने में 20 से 25 दिन, 20 दिन ही मानो आप, 20-22 दिन ट्रेडिंग होती है, तो आप 1 महीना 22 दिन ट्रेडिंग करके देखो उस रूल्स के हिसाब से, और रिजल्ट आपके सामने आएगा। आप डेली ट्रेडिंग जर्नल अपना मेंटेन करो, क्या आपने रूल्स बनाए थे, कितने आपने फॉलो किए, कितने आपने ब्रेक किए, स्टॉप लॉस लेना था आपने नहीं लिया, और फाइनली आपकी क्या कैपिटल बची है। मतलब आपको किसी तीसरे बंदे से जाके पूछने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं मानता हूँ। सब कुछ आपके सामने है, आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। ऐसा आप 3 से 6 महीने तक करो। स्ट्रेटजी में दिक्कत है, आप में दिक्कत है, जो भी है, आपका दूध का दूध पानी का पानी जो हम बोलते हैं, क्लियर वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और जब तक आप 5,000 10,000 की कैपिटल से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, कैपिटल बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 5 लाख रुपए की कैपिटल ले आऊँगा तो मैं फटाक से बाई ऑर्डर लगा के और थोड़ा सा मूवमेंट आएगा तो लेके बाहर आ जाऊँगा, प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। वो 5 लाख रुपए जो है वो आपके जीरो होने हैं, फिर ये मान लो आप, और 5 लाख पे पीछा नहीं छूटेगा आपका। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो जिनका लॉस 10,000 20,000 हुआ था, लेकिन पीछा उनका जाके 50 लाख 1 करोड़ पे छूटता है फिर। सो ये बेसिकली एक एडिक्शन है, ठीक है। इस एडिक्शन से आपको बचना है। स्टार्टिंग में लोग ऑप्शन बाइंग की अगर बात करें, ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा रिटेल ट्रेडर क्यों आते हैं, इसका लॉजिक है कि पैसा कम लगता है, सस्ती चीज़ है कि बोला 500 रुपये में लॉट खरीद लेंगे, जाएंगे तो 500 जाएंगे, आएंगे तो 50,000 आएंगे। लेकिन 50,000 आए कितनी बार हैं, 50,000 प्रैक्टिकल कितनी बार आए आप ये बताओ। 500 लगाएं तो 500 भी नहीं आएंगे, उससे पहले आप एग्जिट कर जाओगे। सेबी का डेटा भी है ना कि एक 10 में से एक ही ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल होता है। राइट, सेबी का डेटा है कि ट्रेडिंग में हम बात करें तो कि भाई 10 में से एक ट्रेडर जो है वो प्रॉफिटेबल है, मान लो, ठीक है। अब एक सवाल मेरा यहाँ पे है कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, आप यूपीएससी का एग्जांपल ले लो आप, आई थिंक वहाँ पे 1% भी नहीं है, वहाँ पे तो 0 कुछ % आई थिंक। तो जो टॉप क्रीम अगर हम कहें ना, टॉप क्रीम हर सेक्टर में जो टॉप 1% में बंदे बैठे हैं वो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं सेम ट्रेडिंग में। उनमें एक
अच्छी चीज़ ये है कि जेब से लाखों करोड़ों जाते नहीं है, बस वहाँ पे आपका टाइम जाता है और फिर मान लो कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो बंदा फिर दूसरे ऑप्शंस देखने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे आदमी बर्बाद हो जाता है क्योंकि यहाँ जेब से पैसा जाता है डायरेक्टली, राइट। तो अगर आप वैसे देखोगे तो हर सेक्टर में, हर फील्ड में टॉप 5% ले लें हम, टॉप 10% ले लें, आप वहाँ पहुँचने की ट्राई करोगे तो बेसिकली आप अच्छा कमाओगे। सिंपल सा लॉजिक है। और वहाँ पहुँचने के लिए आपको देखो बहुत रगड़ना पड़ेगा, अपने आप को बहुत घिसना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप जब तक अपने आप को उस डिसिप्लिन में नहीं लेके आओगे ना, तब तक आप उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते। चाहे वो ट्रेडिंग हो या फिर हम कोई भी बिजनेस की बात करें या हम नॉर्मल लाइफ रूटीन की भी बात करें, कि हम एक रूटीन बनाना चाहते हैं कि कल से मैं 5 बजे उठूंगा, 6 बजे उठूंगा, मैं योगा करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, या फिर मैं ये चीज़ें छोड़ने वाला हूँ, मैं ये चीज़ें शुरू करने वाला हूँ। बट हम कितना कर पाते हैं? और जो करते हैं वहीं उस लेवल पे हैं। हम बात करें अगर एथलीट्स की, तो वो रूटीन फॉलो कर पाते हैं, वो तब वहाँ उस लेवल पे हैं, वो तब ओलंपिक में जा पा रहे हैं। नहीं तो लाखों करोड़ों लोग हैं इस देश में जो कि वो भी चाहते हैं कि हम एथलीट बने और उस रेस में हैं, बट नहीं जा पाते क्योंकि वो रूल्स ही फॉलो नहीं कर पाते। हाँ। सेम ट्रेडिंग में अप्लाई होता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर हर कोई बनना चाहता है, देख के, चाहे सोशल मीडिया पे देखें या कहीं भी देखें हम, लेकिन उन रूल्स को फॉलो करना ही सक्सेस का, जो हम कहें सक्सेसफुल ट्रेडर की जो मेन की है, जो चाबी है, वो वही है कि आप अपने बनाए हुए रूल्स ही फॉलो नहीं कर पाते हो। वही कहते हैं ना कि 140 करोड़ की जनता, 150 करोड़ की जनता है, खेलते आखिरी में 15 लोग हैं क्रिकेट टीम। बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर ये है कि जैसे आपने खुद भी बोला कि चलो यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम आपने एक नॉलेज गेन की और वो आप किसी और फील्ड में जाके कर सकते हो, यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। एक और प्रॉब्लम जो ये है, जो आपने बोली कि अपनी एक स्ट्रैटेजी रखो और उसको 6 महीने तक आप उसके थ्रू ट्रेड करो, अपना जर्नल मेंटेन करो। लेकिन प्रॉब्लम सर ये है कि हर जगह स्ट्रैटेजीज तो बहुत सारी हैं। अब मैं 6 महीने तक करूं, ये लोग भूल जाते हैं। उनको लगता है कि यार 10 ट्रेड में स्ट्रैटेजी नहीं चल रही है, छोड़ दो, स्ट्रैटेजी दूसरा भी है वो वाली। ये कितना गलत माइंडसेट है सर? देखिए, पेशेंस तो करना पड़ेगा, पेशेंस के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो अगर आप ट्रेड लेने के बाद बोर हो रहे हैं, यू आर फीलिंग बोर्ड कि आपने ट्रेड ले लिया और बोला यार बहुत बोर हो रहा हूं मैं, तो यू आर द परफेक्ट ट्रेडर। अगर आपको चुल मची है ना कि भाई मेरे तो मतलब बस हार्ट बीट बढ़ रही, एंट्री हुई, स्टॉप लॉस ऊपर करूं, नीचे करूं, ये करूं, वो करूं, तो मतलब कि आपका सेटअप सही नहीं है, आपने फोमो में ट्रेड लिया है, या आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया, या आपको डर है, मतलब फियर, ग्रीड, हम जो भी कहें, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ है, आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपकी अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा नहीं है, या आपको खुद पे भरोसा नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स को जानता हूं जो कि 100 CR से भी ट्रेड करते हैं, लेकिन ट्रेड लेके बैठ के पिज़्ज़ा खाते हैं, चाय पीते हैं, बाहर घूम के भी आ जाते हैं। उनको पता है कि उनका मैक्सिमम रिस्क कितना है, वो सिस्टम में SL डाल के बैठते हैं, वो कभी भी उसको खुला नहीं छोड़ते हैं। सो जिस दिन आप ये रूल्स फॉलो करने लग जाओगे ना, तो आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली जो है वो शांत हो जाएगी। और जिस दिन ये मान लो कि ट्रेड लेने के बाद आपकी हार्ट बीट तेज नहीं हो रही है ना, तो फिर आप उसी लाइन में हो जिसमें सक्सेसफुल ट्रेडर है। मतलब ये नहीं है एक दिन में कुछ नहीं होता है, एक दिन में कोई तीर नहीं मार सकता। आपको पता है सारे, बच्चा भी पैदा होता है तो 9 महीने उसको पेट में रहना पड़ता है। अगर वो करे जल्दी कि नहीं मेरे को तो बाहर आना है, तो सिंपली अगर वो 9 महीने इंतजार करेगा तभी वो एक हेल्दी बेबी होगा, सिंपली ना। तो सेम चीज अप्लाई, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप जाते हो, आप बीटेक करते हो, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो, पहले आप इंटर्नशिप करते हो, फिर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हो, तो आपकी एक स्टार्टिंग सैलरी होती है। अब आप बोलो जी मेरे को तो 1 करोड़ का पैकेज चाहिए, तो अब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखो, उसके लिए आपको या तो आप में इतना टैलेंट होना चाहिए कि आपने बीटेक में जो है आर पार का काम किया है और आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है, आपने टॉप
इंस्टीट्यूट से किया है, और जो कंपनी जो कंपनीज वहाँ पे आई हैं, आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया, इंटरव्यू क्रैक किया है कि भाई 1 करोड़ वाली कंपनी आई, आपने इंटरव्यू क्रैक किया और तो आपका सिलेक्शन हो गया, तो अलग बात है। लेकिन वो कितने होते हैं? 0.0001% लोग होते हैं जो सोच रखते हैं वो पहले अटेम्प्ट में उनको मिल जाती है। तो सेम चीज़ अप्लाई होती है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये पेशेंस भी ये नहीं कि 2-4-6 महीने का पेशेंस, आपके मानो 3 से 4 मिनिमम, वो भी आप 100% फोकस और प्रॉपर रूल्स के साथ अगर आप काम करते हो तो आप डेफिनेटली वहां तक पहुंच सकते हो। तो आखिरी में मैं मनिंदर जी आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने इतनी सारी चीजें बताई, पेशेंस, जर्नल, गलतियों से सीखना, एक लाइन में अगर आप ये बताना चाहें इन्वेस्टर को, एक कौन सा आप मैसेज देना चाहेंगे, और ट्रेडर को कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? आज के जो मार्केट है, जिस हिसाब से हमने 2026 की शुरुआत से अभी तक देखा है, इस ऐसी मार्केट के जो हाल है, उसमें एक मैसेज इन्वेस्टर के लिए और एक मैसेज ट्रेडर के लिए। बिल्कुल। सो इन्वेस्टर्स के लिए मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि यंग जनरेशन स्पेशली जो भी है, जिस दिन से आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो, आपकी पहली जॉब, पहली इनकम जो है, उसी दिन से ज़्यादा नहीं तो 10% एटलीस्ट अपना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। उससे पहले 3 चीज़ें और हैं, एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस, एक अपना टर्म इंश्योरेंस, और एक अपना इमरजेंसी फंड। 3 से 6 महीने का अगर पॉसिबल हो पाए तो बहुत बढ़िया है। उसको आप धीरे धीरे भी बिल्ड कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप अपनी इन्वेस्टिंग जो है वो स्टार्ट करो हर महीने 10 से 15%, और इसको आप इंक्रीज कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन इसको बंद नहीं करना है। आप सिंपली SIP करो, सिंपली निफ्टी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो हमने डिस्कस किया पॉडकास्ट में आपने देख लिया, उसमें आप ETF कर सकते हो। जहां भी इन्वेस्ट करना है आप उसमें इन्वेस्ट करो और अपनी जर्नी स्टार्ट करो। 15 से 20 साल लॉन्ग टर्म के लिए इसके लेके बैठ जाओ। मार्केट में क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंसर्स क्या बोल रहे हैं, रील में क्या आ रहा है, उसको देख के रोजाना अपना चेंज नहीं करना है, आज ही म्यूचुअल फंड में लगा लिया, आज उसमें लगा लिया, ये। तो सिंपल इन्वेस्टर्स के लिए कि अपनी इनकम का 15 से 20%, 10 से 15%, जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है स्टार्टिंग में, आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। लॉन्ग टर्म के लिए 15 से 20 साल तक होल्ड करो। ज़्यादा हाइप और शो ऑफ वाले उसमें ना आओ, अपना सेफ इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करो आप, और धीरे धीरे सीखते जाओ। विद टाइम आपकी जब नॉलेज इंक्रीज होगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसमें फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। और ट्रेडर के लिए बात करें तो जो नए ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग में टाइम लगता है, ठीक है, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको लिमिटेड एक लॉस भी लेना पड़ेगा, लॉस बुक करना सीखना पड़ेगा प्रॉपर रूल्स के साथ। आपका जो भी सेटअप, जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हो, उसको प्रॉपर आप फॉलो करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस लो और उसको अच्छे से ट्रेड करो। सिंपली टाइम लगेगा लेकिन पैसा बनेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स की हाइप में गाड़ियों को देख के, उन सब को देख के ये मत सोचो कि भाई मैं बहुत जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा। ठीक है मनिंदर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप काफ़ी यंग हैं और उसके बावजूद 6 साल का जो अपना एक्सपीरियंस लिया वो पूरा अपने पॉडकास्ट में बताने की कोशिश की। थैंक यू मनिंदर जी। थैंक यू सो मच। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।